Hello, dear friends. Welcome to my YouTube channel, eGeo. Everything is Geography. Today, we are going to talk about a very important current affair topic, the Indus Treaty. The Indus Water Treaty was signed in 1960. We all know that, right? But we are going to discuss a little deeper, little more about this Indus Water Treaty. So we are going to begin from the history, right? तो हिस्ट्री क्या कहती है? आप देख सकते हो कि ये पूरा जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, नाउ अर्लियर इट वाज नोन एज जम्मू कश्मीर, ये वो एरिया है जहां पर ये रिवर इंडस रिवर फ्लो करती है, राइट? सो बिफोर साइनिंग द ट्रीटी, बिकॉज ट्रीटी वाज साइंड इन 1960, तो 1960 से पहले क्या हुआ? क्योंकि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th अगस्त 1947, पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 14th अगस्त 1947। तो 1947 अगस्त में इंडिया और पाकिस्तान दोनों इंडिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट हो गए मतलब कि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को रूल करने के लिए जो लीगल प्रोसीजर थी वो खत्म कर दी। लेकिन 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग अलग देश बन गए, तो जो रिवर का पानी था, क्योंकि पाकिस्तान की ये लाइफलाइन है, इंडस रिवर इज द लाइफलाइन ऑफ पाकिस्तान बिकॉज देयर एंटायर इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन दिस रिवर, राइट? तो ये जो नदियां उस तरफ बह रही है वो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। सेम वे इंडिया के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इंडिया भी तो एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री बना था, राइट? तो उस टाइम पर सबसे पहले इन रिवर्स के पानी को लेकर, खास करके इंडस रिवर जो कि मेजर रिवर है, हिमालयन, देयर आर 3 मेजर रिवर सिस्टम ऑफ हिमालय व्हिच आर पेरेनियल इन नेचर, जो पूरे साल बहती रहती है, पेरेनियल रिवर्स बोलते हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, राइट? एंड दे हैव थाउजेंड्स ऑफ ट्रिब्यूटरीज। ये सारी ट्रिब्यूटरीज है रिवर इंडस की, राइट? तो 1947 में जब इंडिपेंडेंट हुए, दोनों देश अलग अलग हुए, दोनों देश स्वतंत्र हो गए, तो उस टाइम पर सबसे पहले जो एग्रीमेंट हुआ वो था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट 1947। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब ये था कि जो जैसी सिचुएशन है, जो जैसी पोजीशन है, उसी पोजीशन में पानी दोनों यूज करेंगे। मतलब कि ब्रिटिश टाइम पर जैसे यूज कर रहे थे पानी को, उसी तरीके से पानी को यूज करना है, राइट? देयर शुड नॉट बी एनी मॉडिफिकेशन इन द यूज ऑफ द वाटर्स of all these tributaries and rivers flowing in this portion, right? तो ये था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट 1947। लेकिन 1947 का जो एग्रीमेंट था वो ज्यादा काम करने वाला नहीं था, क्योंकि दोनों कंट्री डेवलपमेंट की ओर बढ़ने वाली थी, राइट? तो 1948 में एक और एग्रीमेंट बना, वो एग्रीमेंट था द इंटर डोमिनियन अकॉर्ड 1948, द इंटर डोमिनियन अकॉर्ड 1948। तो इंटर डोमिनियन अकॉर्ड के अकॉर्डिंगली इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए, लेकिन थोड़ा सा उसको लीगलाइज किया गया कि भाई इंडिया कितना यूज कर रहा है और पाकिस्तान कितना यूज कर रहा है। उसमें भी उस टाइम पर भी कोई डेवलपमेंटल वर्क नहीं हुआ था, मींस कि इन रिवर्स के ऊपर कोई डैम्स नहीं बने थे उस टाइम पर, छोटे छोटे डैम्स थे जो ब्रिटिशर्स के टाइम पर बने थे, उसी को यूज कर रहे थे, राइट? लेकिन 1948 से 1951 तक ये हुआ कि डेवलपमेंटल प्रोसेस ज्यादा फास्ट हो गई। जो डेवलपमेंट हो रहा था इंडिया में वो बहुत फास्ट हो रहा था, इसलिए इंडिया डेफिनेटली जो डेवलपमेंट जहां पर होगा वहां ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी, तो उस हिसाब से पानी ज्यादा यूज करने लगा। उसको लेकर पाकिस्तान को प्रॉब्लम हुआ कि इंडिया क्यों ज्यादा पानी यूज कर रहा है, जबकि इंडिया डेवलपमेंट के लिए पानी यूज कर रहा था, राइट? तो ये जो था, ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लगी। लेकिन उसी टाइम पर 1951 में एक छोटी सी घटना हुई। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डेविड लिलियंथल नाम के
एक आदमी थे। अब डेविड लिलियंथल जो थे वो फॉर्मर हेड ऑफ टेनेसी वैली अथॉरिटी एंड ही वाज आल्सो द फॉर्मर हेड ऑफ यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो लिलियंथल ये दोनों के हेड थे, फॉर्मर हेड, टेनेसी वैली अथॉरिटी एंड यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन। वो एक मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखते थे। वो मैगजीन का नाम था कॉलियर्स। जो कॉलियर्स नाम की मैगजीन थी वो डेविड लिलियंथल उसमें आर्टिकल्स लिखते थे। तो उस आर्टिकल के लिए रिसर्च करने के लिए वो आए इंडिया में। इंडिया में उन्होंने इस जगह को विजिट किया और जगह को विजिट करने के बाद उन्होंने अपने आइडियाज शेयर किए इंडिया, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के साथ। उस टाइम पर वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट थे उसका नाम था यूजिन ब्लैक। यूजिन ब्लैक वाज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो यूजिन ब्लैक को जो इन्होंने सजेशंस दिए डेविड लिलियंथल ने, वही सजेशंस यूजिन ब्लैक ने इंडिया और पाकिस्तान के साथ शेयर किए। और वो सजेशंस के ऊपर दोनों ही कंट्री ने जो प्रपोजल, उन्होंने फाइनली वो सजेशंस को फॉर्मलाइज किया और एक प्रपोजल बनाया। वो प्रपोजल 1954 में पाकिस्तान और इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर किया। जो प्रपोजल बनाए यूजिन ब्लैक ने, जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने प्रपोजल बनाया और उस प्रपोजल को उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ शेयर किया। और इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही वो प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए इंजीनियरिंग की पूरी फोर्स बना दी दोनों साइड पर, जो इस एरिया को स्टडी करने लगे। इंडियन इंजीनियर्स एंड पाकिस्तानी इंजीनियर्स, दे हैव स्टार्टेड स्टडीइंग दिस रीजन because it was proposed by World Bank, the president. Okay, तो इन्होंने प्रपोजल को लेकर पूरा स्टडी किया, इंजीनियर्स पूरे स्टडी कर रहे थे और इसको 6 साल लग गए, क्योंकि 1954 में प्रपोजल दिया और 1954 में पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट ने दोनों ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। सो फाइनली 6 साल के बाद 1960 में, सितंबर 1960 में, उस टाइम पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे वो थे मोहम्मद अयूब खान। मोहम्मद अयूब खान पाकिस्तानी प्रेसिडेंट एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों ने मिलकर सितंबर 1960 में इंडस वाटर्स ट्रीटी साइन की। इंडस वाटर्स ट्रीटी साइन की और उस इंडस वाटर ट्रीटी में एक ये भी था कि परमानेंट इंडस कमीशन बनेगा। परमानेंट इंडस कमीशन बनेगा जिसका जो हेड है वो बदलता रहेगा, इंडिया से, पाकिस्तान से, इंडिया से, इस तरीके से बदलता रहेगा, लेकिन परमानेंट इंडस कमीशन होगा। ये परमानेंट इंडस कमीशन जो है हर 5 साल में इसको स्टडी करता है, पूरे रिपोर्ट्स को स्टडी करता है, उसके अकॉर्डिंगली वो आगे के दोनों की गवर्नमेंट को सजेशंस देते हैं। तो परमानेंट इंडस कमीशन बना 1960 में और ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो भी साइन हुई 1960 में। अब ये जो इंडस वाटर्स ट्रीटी है वो इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है आज के टाइम में, इतना करंट अफेयर्स में क्यों आ गया है? आने के पीछे रीजन है कि पाकिस्तान ने इंडिया इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया है और उसको ये हेग में एक कोर्ट है, उसका नाम है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। सो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इंडिया के अगेंस्ट एक केस किया है जिसमें इन्होंने इंडिया जो इसके ऊपर काम कर रहा है उसको रोकना है। तो वो क्या है वो हम अब देखते हैं, लेकिन उससे पहले इंडिया अभी यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, उसको लेकर हम फिर आ रहे हैं कि why Pakistan is objecting the construction of hydroelectric power projects on this rivers. Okay, एक और बात है, इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन हुई उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो इंडस, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज 1, 2, 3, 4, 5 और 6 झेलम, तो इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज ये 6 रिवर्स है। ये वैसे
These are 5 tributaries. ये 5 ट्रिब्यूटरी है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। ये पांचों ट्रिब्यूटरी है जो पंजाब रीजन से फ्लो करती है, इसलिए उसका नाम है पंजाब। 5 रिवर का प्रदेश। तो पांचों जो है वो ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज मतलब ये रिवर्स जो है वो दूसरी रिवर में जाकर मिलती है, मतलब ऑल ऑफ दीज ट्रिब्यूटरीज आर जॉइनिंग इंडस रिवर। तो सबसे बड़ी रिवर, सबसे मेन रिवर इंडस है, और ये पांचों रिवर जो है वो उसकी ट्रिब्यूटरीज है। ओके, तो इंडस वाटर ट्रीटी में ये जो 6 रिवर है, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, ये 6 रिवर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जो डिवीजन है वो है ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज एंड वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज। ओके, ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज एंड वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज। उसमें क्या है देखो, सतलज, ब्यास एंड रावी। सतलज, ब्यास एंड रावी, ये तीनों रिवर को बोलते हैं ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज। ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज। और चेनाब, झेलम एंड इंडस, चेनाब, झेलम एंड इंडस, ये तीनों रिवर को बोलते हैं वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज। ओके, अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर्स ट्रीटी, चेनाब, झेलम और इंडस पाकिस्तान यूज करेगा उसका पानी, और रावी, ब्यास एंड सतलज का पानी जो है वो इंडिया यूज करेगा। अब देखो उसमें भी ये है कि रावी, ब्यास और सतलज ये तीनों ज्यादातर इंडिया के अंदर है। चेनाब जो है वो पाकिस्तान की ओर जा रही है, झेलम भी पाकिस्तान की ओर जा रही है, इंडस भी पाकिस्तान की ओर जा रही है। एक्चुअली ये रिवर्स भी फाइनली पाकिस्तान में जा रही है, लेकिन ये पोर्शन जो है यहाँ पर है मेजर पोर्शन। तो दिस आर कॉल्ड द ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज and these are called the western tributaries. Okay, western tributaries Pakistan, eastern tributaries India. Okay, तो ये इस तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी को डिवाइड किया गया कि इंडिया में 3 रिवर और पाकिस्तान में 3 रिवर, मतलब कि पाकिस्तान 3 रिवर का पानी यूज करेगा एंड इंडिया 3 रिवर का पानी यूज करेगा। ओके, now we will come back to why Pakistan is objecting the construction of 2 very important hydroelectric power projects in India. उसका ऑब्जेक्शन क्यों ले रहा है उसके ऊपर मैं आ रहा हूं। ओके, तो पहला जो है, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि किशन गंगा। कैन यू सी हियर? तो व्हाट इज किशन गंगा? अब किशन गंगा जो है इसको 2 तरीके से लिखते हैं, EN भी लिखते हैं, किशन गंगा, इसको नीलम भी बोलते हैं। तो किशन गंगा एक ट्रिब्यूटरी है, यहां पर देखो ये झेलम की ट्रिब्यूटरी है। किशन गंगा और नीलम दोनों एक ही नाम है, रिवर का ही नाम, एक ही रिवर का नाम है, किशन गंगा बोलो या नीलम बोलो, बोथ आर द ट्रिब्यूटरी, नो, द रिवर इज, किशन गंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम। झेलम की ट्रिब्यूटरी है और वो झेलम रिवर में यहां पर कॉन्फ्लुएंस बनाती है। ओके, यहां पर कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लुएंस मींस व्हेन 2 और मोर देन 2 रिवर जॉइंस टुगेदर। जब 2 या 2 से ज्यादा रिवर एक दूसरे को मिलती है, तो जिस जगह पर मिलती है उसको बोलते हैं रिवर कॉन्फ्लुएंस। जैसे देवप्रयाग है, देवप्रयाग का नाम सबने सुना। देवप्रयाग, व्हाट इज देवप्रयाग? सो देवप्रयाग इज अ कॉन्फ्लुएंस जहां से गंगा का जन्म हो रहा है, राइट? तो देवप्रयाग में क्या हो रहा है? अलकनंदा, भागीरथी दोनों रिवर मिलती है, और देवप्रयाग के बाद जो रिवर कॉन्फ्लुएंस हुआ, अलकनंदा, भागीरथी दोनों मिली, और वहां से जो रिवर कॉन्फ्लुएंस हुआ दैट इज कॉल्ड रिवर गंगा। तो ये होता है कि 2 रिवर या 2 से ज्यादा रिवर जहां पर भी मिलती है उस पॉइंट को बोलते हैं रिवर कॉन्फ्लुएंस। तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लुएंस है, किशन गंगा झेलम रिवर में मिल जाती है। तो किशन गंगा छोटी सी रिवर है, लेकिन वो झेलम रिवर में मिल जाती है, और फिर इस हिसाब से झेलम रिवर की साइज बढ़ जाती है। ओके, कोई भी, जब भी कोई ट्रिब्यूटरी दूसरी रिवर में मिलती है तो उसका सारा पानी उसमें चला जाएगा, तो उसकी जो है विड्थ और डेप्थ दोनों ही बढ़ेगी, राइट? मतलब क्वांटिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर द रिवर इज कैरिंग विल इंक्रीज। ओके, नाउ तो ये किशन गंगा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जिसको बोलते हैं HEP, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया है। ओके, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो उसकी जो कैपेसिटी है
दैट इज 330 मेगावाट, 330 मेगावाट। ओके, जो डैम बना है उस डैम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगा, और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की कैपेसिटी होगी वो होगी 330 मेगावाट। ओके, और ये जिस विलेज के बाद पास है जहां पर ये किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, वहां उस विलेज को बोलते हैं धर्महमा। ओके, दैट इज द नेम ऑफ द विलेज, धर्महमा। और ये कश्मीर वैली में पड़ता है। यहाँ पर देखो ये कश्मीर रीजन है, तो यहाँ पर कश्मीर वैली में पड़ता है ये। ओके, तो ये हो गया दी कश्मीर वैली में किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जिसकी कैपेसिटी है 330 मेगावाट। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो किशन गंगा रिवर के, मतलब जो ट्रिब्यूटरी है झेलम की, उसके ऊपर बनाया है। ओके, पाकिस्तान ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया था, लेकिन जो ऑब्जेक्शन जहां उठाया था वो थी द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग। हेग एक प्लेस का नाम है जो नीदरलैंड्स में है। तो नीदरलैंड्स में एक ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है जो इंटरनेशनल जितने भी डिस्प्यूट्स है हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर, उसको रिसॉल्व करती है। तो वहां पर केस, ये जो पाकिस्तान ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया था, लेकिन जो हैग है उसने दिसंबर 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को परमिशन दे दी कि आप वहां उसके ऊपर डैम बना सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन रखी कि झेलम के अंदर जो पानी का फ्लो है वो 9 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। क्यूसेक्स बोलते हैं उसको, क्यूसेक्स। तो 9 मीटर क्यूबिक पर सेकेंड होना चाहिए, जो कि उससे ज्यादा ही पानी उसमें फ्लो करता है। तो ये डिसीजन आया 2013 में। ओके, दिसंबर 2013 में द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग में जो है उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अलो किया दैट यू कैन बिल्ड अ डैम ऑन किशन गंगा एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बट you have to maintain that 9 cubic centimeter of water must flow in झेलम रिवर। क्योंकि किशन गंगा झेलम में जाती है तो डेफिनेटली पानी रोक दिया तो झेलम में नहीं। लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में ये एक जो पानी है उसको यूज करने के बाद वो पानी खराब नहीं होता, उसको वापस यूज कर सकते हैं। ओके, इसलिए किया क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी में ये डिसीजन इसलिए आया क्योंकि इंडिया ने जो अपनी आर्ग्यूमेंट्स रखी थी उसमें इंडियन गवर्नमेंट की ओर से जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने ये कहा था कि अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी इट इज द राइट इज गिवन टू डाइवर्ट वाटर्स इन अ नॉन कंजप्शन मैनर। मतलब कि किसी भी नॉन कंजप्शन, हम उसको पूरा पानी यूज नहीं करें, वो पानी वापस जा रहा है उसमें, राइट? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई और पानी चला गया, तो उस तरीके से यूज कर सकते हैं। हम पानी को रोक नहीं रहे हैं, हम पानी को रोककर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद पानी को छोड़ रहे हैं। सो ये कोई केस ही नहीं बनता कि उसके ऊपर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। तो ये हुआ किशन गंगा का, राइट? दूसरा जो रीसेंट, ये तो 2013 में हुआ, राइट? 2016 तक तो ये काम भी इसका ऑलमोस्ट पूरा हो गया और ये दिस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, जो रीसेंट में पाकिस्तान ने एक बार और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कंप्लेन की है, और वो कंप्लेन है दूसरा पावर प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है। तो दूसरा पावर प्रोजेक्ट क्या है? दूसरा पावर प्रोजेक्ट जो है वो है रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ओके, इसका नाम है रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ओके, अब ये रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, वो जिस रिवर के ऊपर बन रहा है वो रिवर का नाम है चेनाब रिवर। ये देखो, ये रिवर यहां पर है, ठीक है? इस रिवर के ऊपर यहां पर एक डैम बनाया गया है और उसके ऊपर
बन रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, और ये बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट है जहां यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगा वो होगा 850 मेगावाट। ओके, उसका 330 था, किशनगंगा का 330 है, इज अ स्मॉलर डैम, लेकिन रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो है 850 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और ये जिस रिवर के ऊपर बना है उस रिवर का नाम है चेनाब। ओके, और ये जो एरिया है जहां पर ये पड़ता है उसका नाम है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, जिस एरिया में ये पड़ता है चेनाब रिवर, और रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वहां पर बन रहा है। और ये जो डैम है उस डैम की हाइट होगी 133 मीटर। ये ग्रेविटी डैम है। ग्रेविटी डैम का मतलब ये होता है, ग्रेविटी डैम का मतलब ये होता है कि पानी जो है वो ऊपर से छोड़ते हैं, उस ग्रेविटी की वजह से पानी जितना ऊपर से छोड़ोगे उतना ही स्पीड से आएगा, जितना स्पीड से आएगा उतना ही जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है उसमें जो टरबाइन का रोटेशन होता है उतना ही फास्ट होगा। तो वो नेचुरल फोर्स को हम यूज करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं ग्रेविटी डैम, जिसकी हाइट है 133 मीटर। ओके, अगस्त 2017 में, अगस्त 2017 में वर्ल्ड बैंक ने इंडियन गवर्नमेंट को अलोक किया कि आप ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो अगस्त 2016 में पाकिस्तान ने अगेन कंप्लेन की, तो अगस्त 2017 में अगेन गवर्नमेंट को इंडियन गवर्नमेंट को ये परमिशन मिली कि आप ये जो रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो आप चेनाब रिवर के ऊपर बना सकते हैं, क्योंकि चेनाब रिवर जो है वो पानी, अगेन वी आर नॉट डाइवर्टिंग द वाटर कंप्लीटली, वी आर जस्ट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हुआ, पानी वापस चेनाब रिवर में चला जाएगा। तो उस हिसाब से देखो तो फिर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका प्रॉब्लम कुछ और है जो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। फाइन, अब ये दोनों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एंड रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को ऑब्जेक्ट क्यों कर रहा है पाकिस्तान? ऑब्जेक्शन के पीछे रीजन ये है, याद है, वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज एंड ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज। तो ये तीनों रिवर जो है चेनाब, झेलम एंड इंडस, ये तीनों वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज है जो अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ये पाकिस्तान का पार्ट, यहाँ ये पाकिस्तान, इसका पानी ज्यादातर पाकिस्तान यूज करता है, और यहाँ पर रावी, ब्यास और सतलज है वो इंडिया यूज कर रहा है। अब यहाँ पर जो डैम बनाया है उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो रहा है, और ये किशनगंगा जो कि ट्रिब्यूटरी है झेलम की, उसके ऊपर डैम बनाया इसलिए उनको प्रॉब्लम है। राइट, फिर से वो लोग कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गए हैं और उन्होंने कंप्लेन की है, और उसके ऊपर इसलिए ये अभी के टाइम पर न्यूज पर है, और बार बार पाकिस्तान क्योंकि कंप्लेन कर रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली पाकिस्तान को एक ये भेजा है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको मॉडिफाई करना है, उसको फिर से मतलब मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो आर्टिकल है जिस इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल, इंडस वाटर ट्रीटी में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 12, उसका थर्ड जो पार्ट है, आर्टिकल 12 का थर्ड पार्ट है, उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि टाइम टू टाइम दिस नीड्स टू बी मॉडिफाइड। द इंडस वाटर ट्रीटी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, ये फाइनल प्रोविजन में है। आर्टिकल 12(3) के अंदर जो लिखा है वो फाइनल प्रोविजन में है, और फाइनल प्रोविजन का मतलब ये है कि दोनों ने एग्री होकर ये किया है, लेकिन ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसका मॉडिफिकेशन कभी हुआ नहीं है, तो मॉडिफिकेशन की जरूरत है अभी, इंडिया ने ये बोला है, और उनको लेकर उनको प्रॉब्लम है कि ये मॉडिफिकेशन करेंगे तो हो सकता है कि और कुछ इसमें कर दे, तो दैट्स व्हाई दे आर अपोजिंग ऑल दिस। राइट, अब दूसरी एक बात कर ले कि ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो क्या है, लेकिन उससे पहले मुझे एक और बात बतानी है कि चेनाब जो रिवर है वो दो ट्रिब्यूटरी को मिलाकर बनती है। चेनाब जो रिवर है यहाँ पर वो दो ट्रिब्यूटरी को
मिलाकर बनती है। एक का नाम है चंद्र और दूसरे का नाम है भागा। कॉमनली इसको बोलते हैं चंद्रभागा, राइट। तो चंद्र और भागा नाम की दो ट्रिब्यूटरी जब मिलती है, उनके कॉन्फ्लुएंस होने के बाद बनती है चेनाब रिवर। ओके, तो ये चंद्रभागा जो रिवर है उसमें भागा रिवर जो है, ये भागा रिवर जो है वो सूर्यताल नाम के लेक से निकलती है, सूर्यताल नाम के लेक से निकलती है। और जो ये चंद्र रिवर है वो चंद्रताल नाम के ग्लेशियर से निकलती है, राइट। तो चंद्रताल एंड सूर्यताल से निकलती है चंद्र एंड भागा। इस रिवर को कॉमनली बोलते हैं चंद्रभागा, लेकिन चंद्र और भागा दो अलग अलग ट्रिब्यूटरी है। दोनों ट्रिब्यूटरी जब मिलती है तो उसके बाद बनती है रिवर चेनाब। ओके, अब एक और जो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज इन हेग। हेग इज अ सिटी लोकेटेड इन, हेग नाम की जो सिटी है वो नेदरलैंड्स में है। ओके, तो उसके ऊपर देख लेंगे कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ये कहां पर है, ये है हेग में। ओके, हेग इज अ सिटी, ये हेग में है और हेग इज इन नेदरलैंड्स। नेदरलैंड नहीं है, नेदरलैंड्स है, एस पीछे लगता है, तो नेदरलैंड्स में है। इसमें क्या है कि ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1899 में। ओके, इट इज फॉर्म्ड इन, दिस कोर्ट वाज फॉर्म्ड इन 1899। और 1899 में जब ये कोर्ट बनी तो इसके अंदर ये एक्चुअली दिस वाज फॉर्म बाय अ काइंड ऑफ ट्रीटी। ओके, जिसको बोलते हैं पीस कॉन्फ्रेंस। पीस कॉन्फ्रेंस हुआ, पीस कॉन्फ्रेंस के बाद, पीस कॉन्फ्रेंस, ओके, और पीस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बनी, ये कोर्ट बनी, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो कि हेग में है। ओके, और इसका जो हेड क्वार्टर है, द हेड क्वार्टर इज लोकेटेड इन, इसका जो हेड क्वार्टर है, the headquarter is located in Peace Palace। पूरा एक पैलेस है, उसके अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। ओके, तो पीस पैलेस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अंदर जो है ना 3 पार्ट है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के 3 पार्ट है, पहला, दूसरा और तीसरा। जो पहला पार्ट है उसमें होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है इसकी, तो पहला पार्ट में इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव, ये जो पूरा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसको इस तरीके से डिवाइड किया है कि पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, दूसरा है मेंबर्स ऑफ द कोर्ट, दूसरा पार्ट है मेंबर्स ऑफ द कोर्ट, और जो तीसरा पार्ट है वो है इंटरनेशनल ब्यूरो। थर्ड पार्ट इज इंटरनेशनल ब्यूरो। ओके, सो द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन व्हिच इज लोकेटेड इन हेग, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। उसका जो पूरा वर्किंग है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, मेंबर्स ऑफ द कोर्ट एंड इंटरनेशनल ब्यूरो। और ये किस कंट्री में लोकेटेड है, ये जो सिटी है उसका नाम है हेग एंड द कंट्री इज कॉल्ड नेदरलैंड्स। ओके, और ये बना कब बना, 1899 में बना, जब एक पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके बाद ये इसको बनाया गया था। ये इसका काम क्या है, द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का काम है जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है, ओके, खास करके पैसिफिक एरियाज में, उस इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को रिसॉल्व करना विद द गवर्नमेंट, जो भी इन्वॉल्व होती है उन गवर्नमेंट्स के जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उनको रिसॉल्व करना। तो ये है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, राइट। तो ये एक्चुअली ये पूरा सिस्टम है कि इंडस वाटर ट्रीटी को वापस क्यों मॉडिफाई करने की जरूरत है। मॉडिफाई करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि बार बार पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला जाता है, जब भी इंडिया इसके ऊपर कुछ भी काम करता है, राइट। वैसे ये जो पूरी सिस्टम है उसमें ये भी है कि इंडस वाटर का जो पानी है 60-40%, 60% पाकिस्तान यूज करता है, 40% इंडिया यूज करता है। लेकिन फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स
ये एरियाज में इस एरिया में जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने जो प्रोग्रेसिव वर्क शुरू किया है, डेवलपमेंटल वर्क शुरू किया है, उसको लेकर यहाँ पर जो डैम्स बन रहे हैं और उस डैम्स को लेकर इनको प्रॉब्लम है, राइट, पाकिस्तान को प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें एक बात ये वेरी वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट locking the water, we are just using the water for the production of hydroelectric power generation, right? तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक ये नहीं है कि यहाँ पर दो ही है, यहाँ पर बहुत सारे डैम्स है, ये सारे रिवर्स के ऊपर बहुत सारे डैम्स है जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन करते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा फेमस भी है सलाल प्रोजेक्ट, राइट? तो ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन अब जब जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनको लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने उनको इनवाइट किया है कि साथ बैठकर वी नीड टू मॉडिफाई द इंडस वाटर ट्रीटी, राइट? तो इसमें ये करंट अफेयर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट सबसे पहले आया, इंटर डोमिनियन एकॉर्ड आया, उसके बाद फिर डेविड लिलियंथन थे जो रिसर्च वर्क करते थे वो आए, उन्होंने मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखना था, उसके लिए उन्होंने इस एरिया को विजिट किया। ही गेव सम सजेशंस टू द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। यूजिन ब्लेक प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड बैंक के, उन्होंने प्रपोजल तैयार किया। 1954 में वो प्रपोजल दोनों गवर्नमेंट इंडिया एंड पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ शेयर किया। जवाहरलाल नेहरू एंड मोहम्मद अयूब खान जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, दोनों ने मिलकर सितंबर 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन की, जिसमें 6 रिवर्स को 2 भाग में डिवाइड किया गया, वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज एंड ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज, राइट? वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज में 3 रिवर थी, इंडस, झेलम एंड चेनाब, और ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज में है रावी, ब्यास एंड सतलज। ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज इंडिया, वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज पाकिस्तान। उस हिसाब से पानी को यूज करने के जो उनके कंडीशंस, उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन सेट की थी। लेकिन इसके ऊपर डैम्स तो बन नहीं है, क्योंकि कोई भी रिवर होती है, all these rivers are very important, all these rivers are perennial rivers। perennial मतलब जो रिवर पूरे साल पानी के साथ बहती है, मतलब सूखती नहीं है। तो ये सारी रिवर्स पेरेनियल रिवर्स है, उसका पानी तो यूज करना ही है, इसलिए इसके ऊपर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान का ऑब्जेक्शन है, राइट? इसका इंपैक्ट क्या है? तो इनका इंपैक्ट ये है कि यहाँ पर जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनते हैं, इंडिया की नॉर्थ ग्रिड है, नॉर्थ ग्रिड जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, तो नॉर्थ ग्रिड को पावर सप्लाई करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये जो रिवर्स है उनको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज करें, राइट? दो तरीके से है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी होगा और पानी को एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के लिए यूज भी कर सकते हैं, राइट? एंड सेम वे दिस द वाटर वंस इट इज रिलीज, ये सारा एरिया जो है पाकिस्तान का, वो भी उसको यूज कर सकते हैं, राइट? तो ये 5 ट्रिब्यूटरीज, इंडस मेन रिवर है जो यहाँ से निकलती है, और पूरे जम्मू कश्मीर को कवर करने के बाद लद्दाख, लद्दाख से कश्मीर, कश्मीर से होकर फिर वो पाकिस्तान, और ये सीधा इंडस रिवर जाकर मिलती है अरेबियन सी में, राइट? सो दिस वे दिस रिवर्स आर फ्लोइंग, एंड दैट्स व्हाई दिस इज an important, very very important current affairs of geography in 2022. I want you all to share, like and subscribe my YouTube channel. हम एक और वीडियो के साथ आएंगे, बहुत सारे वीडियोस के साथ आएंगे, एक और वीडियोस करंट अफेयर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा उसको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।